हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज हम लोग जूरिस्प्रूडेंस की सेकेंड क्लास में स्टार्ट करेंगे। सेकेंड, यस। तो आज हमारी जूरिस्प्रूडेंस की सेकेंड क्लास है और आज हम लोग बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस के और लॉ की डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि अलग अलग जूरिस्ट ने दी थी। ठीक है, सो लेट अस बिगिन टुडेज क्लास। तो जूरिस्प्रूडेंस, अगर आपसे कोई पूछता है कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तो आप क्या बताओगे? जूरिस्प्रूडेंस मतलब बेसिकली होता है नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस? नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, अब जो जूरिस्ट हैं इतने सारे, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी थी जूरिस्प्रूडेंस की, राइट। सबसे पहले हम देखें कि जूरिस्प्रूडेंस मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम एक जनरल डेफिनेशन देखें तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन टू लॉ। ठीक है, लॉ में इन्वेस्टिगेशन करना, एब्स्ट्रैक्ट लॉ या फिर जिसको हम बोलते हैं जनरल लॉ, एब्स्ट्रैक्ट लॉ या फिर जनरल लॉ। देन एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस डेफिनेटली हमको एसेंशियल प्रिंसिपल्स देता है, कुछ प्रिंसिपल्स देता है जिसके बेसिस पे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है और बाकी के लॉज बने हुए हैं, राइट। नॉर्मेटिव एंड इवैल्यूएटिव। ठीक है, नॉर्मेटिव एंड इवैल्यूएटिव मतलब कैसा है और कैसा होना चाहिए। ठीक है, लॉ कैसा है और लॉ को कैसा होना चाहिए, ये होता है नॉर्मेटिव एंड इवैल्यूएटिव। तो jurisprudence is investigation into law, abstract or general law, essential principles of law and normative and evaluative law। ठीक है, अगर हम जनरली देखें तो jurisprudence is basically the knowledge of law। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? jurisprudence एक लीगल टेक्स्ट है, ये जितने भी हमारे लॉज हैं उनका बेसिस बताता है, उनकी रीजनिंग बताता है, jurisprudence कैसे बना, मतलब लॉ कैसे बना, क्या सोर्सेस ऑफ लॉ रही हैं और अलग अलग जूरिस्ट का क्या क्या ओपिनियन रहा है। ठीक है, आप अगर देखेंगे अगर कोई जूरिस्ट यूके का है तो यूके में उस टाइम जिस तरीके की सिचुएशन चल रही थी वो वैसी बातें करेगा कि लॉ उस तरीके का है। कोई जूरिस्ट है जो यूएसए से बिलोंग करता है तो वहां उस टाइम जिस तरीके के मूवमेंट चल रहे थे वो उस तरीके से लॉ को डिफाइन करेगा। अगर हम फ्रांस की बात करें, वहां का कोई जूरिस्ट है, ठीक है, रोम, तो ये सब जूरिस्ट अपने अपने हिसाब से उनके आसपास जिस तरीके से लॉ की सिचुएशन उस टाइम चल रही थी उन्होंने उस तरीके से लॉ को डिफाइन किया था। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जूरिस्प्रूडेंस एक तरीके का लीगल टेक्स्ट है। ठीक है, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉ है, एब्स्ट्रैक्ट लॉ बोल सकते हैं, हम कुछ प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं डेफिनेटली, नॉर्मेटिव एवैल्यूएटिव, जो कि हम बेसिकली बोले तो नॉलेज ऑफ लॉ। अब हम बात करते हैं जेरेमी बेंथम के बारे में। हम स्टार्ट ही उनसे करते हैं, क्यों? क्योंकि ही इज कंसिडर्ड टू बी, क्योंकि जेरेमी बेंथम को माना जाता है द फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हु इज द फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जेरेमी बेंथम इज द फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं? एनालिटिकल स्कूल। ठीक है, इनकी कुछ फेमस बुक्स है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती हैं कि जेरेमी बेंथम के ये बुक, ये कौन से किसने लिखी थी। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक बुक है उनकी लेक्चर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, आप भी इसको नोट कर लीजिए। दूसरा, फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तीसरा, लॉ एंड मोरल्स। ठीक है, देन लिमिटेशंस ऑफ लॉ। ठीक है, पनिशमेंट थ्योरी। तो आपको एक चीज, एक बोलते हैं ना पर, एक सेकेंड, पनिश, एक आपको एक चीज इसमें बहुत ज्यादा एक जैसी चीज बार बार कॉमन दिखेगी, क्या? फिलोसफी, लॉ, मोरल्स,
ठीक है, लिमिटेशन, पनिशमेंट, ऐसे वर्ड जहाँ बार बार आए ना, पॉलिसी, मोरालिटी, ठीक है, मोरालिटी वाली बात आ गई, ठीक है, पॉलिसी वाली बात आ गई, तो मतलब ये सारी क्या है, ये जेरेमी बेंथम की बुक्स है। ठीक है, जो भी आइडियलिस्टिक चीजें, वर्ड्स आती है ना, ये सारे जेरेमी बेंथम की बुक्स में आएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेंथम ने क्या डेफिनेशन दी थी जूरिस्प्रूडेंस की। तो जो बेंथम की डेफिनेशन है जूरिस्प्रूडेंस की, बेंथम बोलते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस दो तरीके का होता है। एक होता है एक्सपोजिटोरियल, और दूसरा इन्हें बोला सेंसोरियल। क्या होता है एक्सपोजिटोरियल और क्या होता है सेंसोरियल? एक्सपोजिटोरियल मतलब होता है लॉ एज इट इज, ठीक है, जैसा है वैसा ही। और सेंसोरियल क्या होता है? हाउ इट शुड बी। ठीक है, तो जो बेंथम की डेफिनेशन है जूरिस्प्रूडेंस की, तो आप हमेशा याद रखना जहां पे भी जूरिस्प्रूडेंस का बाइफिकेशन एक्सपोजिटोरियल या फिर सेंसोरियल में हो रहा है, मतलब ये किसने करा है? ये बेंथम के द्वारा किया गया था। तो जूरिस्प्रूडेंस का जो कैटेगराइजेशन है एक्सपोजिटोरियल में, सेंसोरियल में, ये किसने किया था? बेंथम ने किया था। आप इस चीज को याद रखिएगा। अब कैसे याद करोगे? एक्सपोज, एक्सपोज करना मतलब जैसा है वैसा ही दिखा देना, ये क्या है? एज इट इज। सेंसोरियल, हाउ इट शुड बी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन जो कि बेंथम द्वारा दी गई थी। एंड याद रखिएगा बेंथम बहुत इंपॉर्टेंट है जूरिस्प्रूडेंस के लिए, क्योंकि और किसी का बारे में क्वेश्चन हो ना हो, बेंथम के बारे में क्वेश्चंस काफी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बेंथम ने लॉ की क्या डेफिनेशन दी थी। देखिए, बेंथम डेफिनेशन ऑफ लॉ, अब हम इसको चार वर्ड्स, चार लाइन बना के चेक करेंगे, याद करेंगे। assemblage of science conceived by sovereign, observance of conduct by people under power। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपसे एक चीज डिस्कस करी थी, कमांड ऑफ द सोवरेन। ठीक है, एक सोवरेन है, इन्होंने अपना एक कमांड दिया है। क्या दिया है? कमांड। ठीक है, विच इज बैक्ड बाय सैंक्शन। सैंक्शन क्या होता है? पनिशमेंट। ठीक है, तो कमांड ऑफ द सोवरेन विच इज बैक्ड बाय सैंक्शन। सोवरेन कौन है? गवर्नमेंट हम मान ले, एक ऐसी अथॉरिटी जिसके पास सारे राइट्स हैं, ठीक है, जिसका ऑर्डर आपको मानना ही मानना है, ये देगा कमांड, मतलब कि ऑर्डर। और अगर आपने इसका कमांड नहीं माना तो क्या होगा इसका कॉन्सिक्वेंस? पनिशमेंट, जिसको हम बोलते हैं सैंक्शन। ठीक है, तो आप इस थ्योरी को इस डेफिनेशन में भी पाएंगे। क्या है? असेंबलेज ऑफ साइंस कंसीव्ड बाय द सोवरेन, ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन? पीपल, जो कि अंडर पावर। ठीक है, इसको याद करने का एक और तरीका मैं बता देती हूँ आपको। SCR। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट इसका है नहीं, ऐसे याद नहीं करना है, बस आपको याद करने के लिए सोवरेन, ठीक है, कंडक्ट के लिए C और पावर का R। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जहां पे ये तीन वर्ड्स मिलेंगे SCR। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये बेंथम की डेफिनेशन ऑफ लॉ। ठीक है, असेंबलेज ऑफ साइंस कंसीव्ड बाय सोवरेन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ कंडक्ट एंड बाय पीपल अंडर पावर। तो ये जो लोग हैं ये इस पावर के अंडर है, सोवरेन के पावर के अंडर अंडर है, और ये इस कंडक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसने दिया है? सोवरेन ने दिया है। ये कुछ साइंस के तौर पे है। ठीक है, आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। मूविंग फर्दर, अल्पेन। ठीक है, अब ये कौन इंसान थे? ये इनको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये जो ज्यूरिस्ट थे ना, 1 सेकेंड, ये जो ज्यूरिस्ट थे ये डिवाइन में बहुत मानते थे, बहुत। ठीक है, इनके लिए एवरीथिंग वाज डिवाइन। तो इनकी एक बहुत फेमस बुक थी एड सैबिनम करके, बुक तो आपको एज सच याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी ज्यूरिस्प्रूडेंस की? नॉलेज ऑफ थिंग्स बोथ डिवाइन एंड ह्यूमन।
तो जहां पे भी आपको जूरिस्प्रूडेंस में डिवाइन के बारे में लिखा मिलेगा, आप इस चीज से समझ जाइएगा कि वो कौन है, वो जो इस बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली अल्पेन है। ठीक है, बोथ डिवाइन एंड ह्यूमन। तो अल्पेन की डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है? नॉलेज ऑफ थिंग्स बोथ डिवाइन एंड ह्यूमन। ना इन्होंने जो डेफिनेशन ऑफ लॉ दी थी वो क्या थी? लॉ इज द आर्ट ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। ठीक है, इक्विटेबल एंड गुड। तो आप ऐसे याद रखिए कि दिस पर्सन अल्पेन जो थे, काफी इक्वालिटी में, गुडनेस में, ठीक है, डिवाइन में, इन सब चीजों में मानते थे। तो इनकी जो लॉ की डेफिनेशन थी, जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन थी, ये सारी चीजें इन्हीं गुडनेस और आइडलनेस से डील करती है। ठीक है, व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड, डिवाइन एंड ह्यूमन। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे अलग से पूछा नहीं जाएगा कि अल्पेन की डेफिनेशन ऑफ लॉ कौन सी थी और जूरिस्प्रूडेंस कौन सी थी। बट इस तरीके के वर्ड जब आप मिले आपको एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो आपके पास ये अच्छा पॉइंट है, ये बेटर चीज होगी कि आपको लिखनी नहीं है, इनको याद नहीं करना है एज इट इज, बस कंसेप्ट याद रखें। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ आप इन लाइनों को एज इट इज याद कर लें, बस इसका थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट याद रखें कि डिवाइन एंड ह्यूमन आया है मतलब क्या, अल्पेन होंगे। ठीक है, आर्ट ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड है मतलब क्या, अल्पेन होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्टिन की। ऑस्टिन अगेन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है एनालिटिकल स्कूल के। ठीक है, बेंथम और ऑस्टिन तो आपको पता ही होना चाहिए। कमांड थ्योरी थी ऑस्टिन की, यह आपको पता होनी चाहिए कि ऑस्टिन कौन से स्कूल को बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो एनालिटिकल स्कूल। ठीक है, इनकी सबसे फेमस थ्योरी है जो कि कमांड थ्योरी है, कि सोवरेन कमांड देता है एंड दैट्स टू बी बैक्ड बाय सैंक्शन। ठीक है, कमांड थ्योरी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल स्कूल के हैं, बेंथम के स्टूडेंट हैं ये। बेंथम को फादर कहा जाता है, बट अगर हम देखें कि एनालिटिकल स्कूल को में बहुत सबसे अच्छा काम किसने किया था, वो ऑस्टिन रहे हैं। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू कि उनकी बुक्स क्या रही हैं। तो ऑस्टिन की हम बुक्स देखें तो प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन, उनकी ये बुक है इंपॉर्टेंट। दूसरा, प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा ये बुक्स के नाम के लिए, तो देयर इज नो अदर वे, राइट। देन वी टॉक अबाउट ऑस्टिन की डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जब ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया तो इन्होंने क्या बोला कि क्या होता है जूरिस्प्रूडेंस? फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। क्या बोला ऑस्टिन ने? फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को फर्दर डिवाइड करा इनटू, वन सेकेंड, इनटू जनरल एंड पर्टिकुलर। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि जूरिस्प्रूडेंस को एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल में किसने कैटेगराइज किया था, तो आंसर क्या होगा? बेंथम। और अगर क्वेश्चन आता है कि जूरिस्प्रूडेंस को जनरल और पर्टिकुलर में किसने डिवाइड किया था, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्टिन। ठीक है, जनरल से इनका मीनिंग क्या था? कॉमन टू ऑल, जो सबको ही सेम हो। पर्टिकुलर से इनका मीनिंग क्या था? साइंस ऑफ एक्चुअल लीगल सिस्टम। आप चाहें तो नोट करते जाइए साथ ही साथ, ओके, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगा। ठीक है, तो ऑस्टिन डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन ने बोला फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। वन मोर थिंग, अगर क्वेश्चन में आता है कि एनालिटिकल स्कूल किसका है, तो ऑब्वियसली ऑस्टिन। कमांड थ्योरी ऑस्टिन, बेंथम के स्टूडेंट ऑस्टिन, पॉजिटिव लॉ थ्योरी ऑस्टिन, और इंग्लिश स्कूल भी किसका है? ऑस्टिन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। पॉजिटिव स्कूल, एनालिटिकल स्कूल का दूसरा नाम पॉजिटिविस्ट स्कूल भी है, और इंग्लिश स्कूल भी इसी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ में दो चीजें याद रखना है, जनरल और दूसरा पर्टिकुलर। पहला क्या होता है? जनरल, जो कि सबको कॉमन हो, और पर्टिकुलर क्या है? साइंस ऑफ एक्चुअल लीगल सिस्टम। ठीक है, पर्टिकुलर क्या होता है? साइंस ऑफ एक्चुअल लीगल सिस्टम। ये जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन ऑस्टिन द्वारा दी गई थी। आपको इसमें सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है याद रखनी, वो आप याद रखिएगा, जनरल
और यहाँ पे पर्टिकुलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे चल के कि ऑस्टिन की लॉ की डेफिनेशन क्या थी। तो ऑस्टिन की डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या थी? रूल laid down by intelligent beings for intelligent beings having power over them। सी अगेन इन्होंने पावर के बारे में बात कर दी। अब यहाँ इंटेलिजेंट बीइंग से इनका क्या लेना देना है, क्या मतलब है? सोवरेन, ये सोवरेन के बारे में बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सोवरेन है। तो अगर आपको इस टर्म्स में किसी भी तरीके से सोवरेन सोवरेन दिख रहा है, पावर दिख रहा है, कमांड दिख रहा है, या तो ऑस्टिन मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा या फिर बेंथम। ठीक है, तो रूल्स लेड डाउन इंटेलिजेंट बीइंग्स, रूल्स हैं। ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखो। रूल्स लेड डाउन इंटेलिजेंट बीइंग्स फॉर इंटेलिजेंट बीइंग्स हैविंग पावर ओवर देम। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? ऑस्टिन ने दी थी लॉ की, कि इंटेलिजेंट बीइंग है, एक पर्सन है। ठीक है, इसने कुछ रूल्स लेड डाउन करे, किसके लिए? बी के लिए। और एक ही पावर है बी के ऊपर। पावर है मतलब क्या? डेफिनेटली वो सैंक्शंस देगा अगर फॉलो नहीं किया गया तो। ठीक है, तो ये है ऑस्टिन की डेफिनेशन ऑफ लॉ। अब हम आगे बढ़ते हैं हॉलैंड पे। अच्छा, जो हॉलैंड था ना, वो ऑस्टिन का एक बहुत बड़ा डिसाइपल था। मतलब ऑस्टिन को वो बहुत मानता था। ऑस्टिन जैसी ही थ्योरी हॉलैंड की भी है। ठीक है, काफी कुछ ऑस्टिन की थ्योरी से हॉलैंड का मिलता है। बस एक चीज अलग है ऑस्टिन और हॉलैंड में, कि हॉलैंड बोलता है फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। उसने इस चीज को फॉर्मल कर दिया। ठीक है, और पॉजिटिव लॉ तो वैसी की वैसी है। फॉर्मल क्यों करा? अब आप देखेंगे ऑस्टिन और बेंथम की क्या अप्रोच थी, कि ऑस्टिन ने बस सिंपल सी एक चीज कह दी, कमांड ऑफ द सोवरेन। अब वो कमांड सोवरेन का कैसा भी हो, सही हो गलत हो, डजेंट मैटर। उन्होंने बस बोल दिया कि एक सोवरेन है, उसका कमांड है, ये सबको मानना है। ओके, सो उन्होंने इस तरीके से कह दिया। इसमें फॉर्मेलिटी मतलब इसमें फॉर्मल चीज कहाँ आई, इसमें लीगैलिटी कहाँ आई? ठीक है, कमांड ऑफ द सोवरेन, ये तो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव भी चीज बन सकती है। तो हॉलैंड ने थोड़ा सा और लॉजिक लगा के ऑस्टिन को थ्योरी को करेक्ट करा था। बाकी उन्होंने सब ऑस्टिन का माना। पॉजिटिव लॉ ने बोला तो ऑब्वियसली सारी चीजें ऑस्टिन की आ जाती हैं। पर जब उन्होंने फॉर्मल साइंस बोला, इसका मतलब ये था कि क्या, थोड़ा उस चीज में लीगैलिटी आएगी। ठीक है, तो इसलिए जब फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ आ जाए तो मतलब वो किसने बोला है? वो होलैंड ने बोला है। ओके, अब हम बात करते हैं होलैंड की डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या है। डेफिनेटली जो मैंने बोला आपको, ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन तो इनकी यही थी, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। जब हम डेफिनेशन ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं तो तीन चीजें हमको याद रखनी है। क्या? रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन। ठीक है, रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन। अगेन, कि एक ह्यूमन को किस तरीके से बिहेव करना है, उसका क्या कंडक्ट होगा। ठीक है, उसको रिलेटेड जो भी रूल्स हैं ह्यूमन एक्शन रिलेटेड, वो इन्फोर्स्ड बाय सोवरेन। अगेन वही एनालिटिकल स्कूल है, ये लोग सोवरेन और इन्फोर्समेंट की बात करेंगे ही करेंगे। ये भी हॉलैंड भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, एनालिटिकल स्कूल के ही हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स्ड बाय सोवरेन, जहां पे डिसओबीडियंस इज इक्वल्स टू पनिशमेंट। अगेन आ गया सैंक्शन यहाँ पे भी, हॉलैंड की डेफिनेशन में भी सैंक्शन आ गया। हमने देखा बेंथम की डेफिनेशन में था, ऑस्टिन की डेफिनेशन में था, हॉलैंड की डेफिनेशन में भी आ गया। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ लॉ में क्या है? रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स्ड बाय द सोवरेन, जहां पे डिसोबीडियंस करा तो क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज को याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सैलमन की तरफ। ठीक है, तो सैलमन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और ये काफी इस बुक को ना टीचर्स भी बहुत यूज करते हैं कॉलेजेस में। किस लिए? ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्या नाम है इस बुक का? सैलमन ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। सैलमन ऑन
ज्यूरिस्प्रूडेंस। ओके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। ओके, ना ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन, ये बुक है, मैं यहाँ से कर देती हूँ। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन सैलमन द्वारा क्या थी? साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। अब मैं आपको एक और ट्रिक देती हूँ, जहां पे भी सिविल लॉ के बारे में बात की गई है वो सैलमन है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू सिविल लॉ, याद रखना ये किस बारे में बात कर रहे हैं, ये सैलमन की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। साइंस फर्स्ट प्रिंसिपल सिविल लॉ, सैलमन होंगे वो। ठीक है, अब सैलमन ने भी बाइफर्केशन किया था। क्या? अब इन्होंने जो बाइफर्केशन किया वो दो में करा, जेनेरिक, 1 मिनट, यस, जेनेरिक, और दूसरा क्या करा इन्होंने? स्पेसिफिक। ठीक है, जेनेरिक का एग्जांपल मैं आपको दूं तो इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, और स्पेसिफिक में क्या, जैसे कि मान लीजिए पॉस्को एक्ट। ठीक है, पॉस्को एक्ट, जो चाइल्ड से रिलेटेड एक्ट होते हैं वो सारी। तो हमेशा आपको अगेन ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जेनेरिक और स्पेसिफिक का बाइफिकेशन किसने किया था? सैलमन ने किया था। ठीक है, एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल का किसने किया था? आप ये मुझे बताओ। ठीक है, जनरल और पर्टिकुलर का किसने किया था? अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल किसने किया था? जनरल और पर्टिकुलर किसने किया था? जेनेरिक और स्पेसिफिक किसने किया था? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जनरल पर्टिकुलर ऑस्टिन है। ठीक है, और ये जेनेरिक, जेनेरिक जब आएगा वर्ड, और स्पेसिफिक वर्ड जो आएगा वो सैलमन ने करा था। जेनेरिक में हम क्या आते हैं, इंटरनेशनल लॉ को इंक्लूड करते हैं, स्पेसिफिक में हम इंक्लूड करते हैं पॉस्को एक्ट को। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉ की डेफिनेशन जो कि सैलमन ने दी थी। डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या है? बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज, अगेन देखिए प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स की बात हम करते हैं, कौन आएगा? सैलमन आएंगे। ठीक है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड, अप्लाइड, मतलब यहाँ रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इन प्रिंसिपल्स को, अप्लाई किया जा रहा है किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा, इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, अप्लाइड है, और जस्टिस के लिए स्टेट उसको यूज कर रही है। ठीक है, जस्टिस स्टेट में डिलीवर करने के लिए स्टेट यूज कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन ऑफ लॉ याद करनी होगी। बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं जूलियस स्टोन। ठीक है ना, इनकी एक बहुत फेमस बुक थी, प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ। फंक्शन से याद रखिए। ठीक है, फंक्शंस ऑफ लॉ। इनकी डेफिनेशन ऑफ लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है डेफिनेशन ऑफ लॉ? लॉयर्स एग्जामिनेशन ऑफ आइडियाज एंड टेक्निक। ठीक है, लॉयर्स का जो एग्जामिनेशन होता है आइडियाज का, टेक्निक्स का, वो उनकी डेफिनेशन ऑफ लॉ में आता है। ठीक है, बुक में क्या है? प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ। इसके बस आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा बात करो। ठीक है, कीटन के बारे में, तो जूलियस स्टोन के बारे में आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, कीटन के बारे में आप क्या याद रखोगे? इनकी बुक क्या है? एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। एंड इनकी डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या थी? स्टडी एंड साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आप इसमें आप याद रखिएगा साइंटिफिक सिंथेसिस, कीटन में। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इनकी बुक थी, और स्टडी एंड साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो है ये इनकी डेफिनेशन थी लॉ की। तो जहां भी साइंटिफिक सिंथेसिस आएगा वो कीटन होंगे, लॉयर्स एग्जामिनेशन से जूलियस स्टोन होंगे। और मैं यहाँ पे आपको एक और बता देती हूँ, एक प्रोफेसर एलन करके भी हैं। यस, प्रोफेसर एलन।
इनकी बुक आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये बुक है जो मैं बता रही हूँ, लीगल ड्यूटीज। लीगल ड्यूटीज प्रोफेसर एलन की बुक है, शायद ये मैंने आगे कवर भी किया होगा, नहीं नहीं किया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। लीगल ड्यूटीज किसकी बुक है? प्रोफेसर एलन की बुक है। एंड इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को क्या बोला था? इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को बोला था साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ठीक है, आप बोलेंगे साइंटिफिक सिंथेसिस यहाँ पे भी है, तो आपको कैसे याद रखना है, ये यहाँ पे एसेंशियल प्रिंसिपल्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर एलन, ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि प्रोफेसर एलन की बुक क्या है, लीगल ड्यूटीज, और उन्हें ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन कैसे किया था, साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ठीक है, एक और हम पढ़ लेते हैं, रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड की जो बुक है वो है इंट्रोडक्शन, इंट्रो मैंने स्मॉल लिखा है, इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ लॉ। फिलोसफी ऑफ लॉ के बारे में बात करें, रॉस्को पाउंड होंगे, पी से पाउंड, पी से फिलोसफी। ठीक है, एंड इनकी डेफिनेशन क्या थी, साइंस ऑफ लॉ ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। अच्छा, आप रॉस्को पाउंड की बात कर रहे हो, सोशल इंजीनियरिंग की बात ना करें, ये हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये थ्योरी किसकी किसके द्वारा दी गई है, सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी इज गिवन बाय हु, रॉस्को पाउंड। ओके, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी इज गिवन बाय whom, इज गिवन बाय रॉस्को पाउंड। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो साइंस ऑफ लॉ ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, ये चीज रॉस्को पाउंड द्वारा दी गई थी, और इनकी जो बुक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ लॉ। ओके, अब हम एक एक और हम दो और जूरिस्ट के बारे में यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, पैटरसन। ये भी एक जूरिस्ट थे, पैटरसन। इन्होंने क्या बोला था, बॉडी ऑफ ऑर्डर्ड नॉलेज विच डील्स विथ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ लॉ। अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बॉडी ऑफ ऑर्डर्ड knowledge which deals with particular species of law। ठीक है, तो पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ लॉ, जब भी हम पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ लॉ के बारे में बात करें, स्पीशीज ऑफ लॉ ये थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, ये पैटरसन द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब एक लास्ट हमारे जो ज्यूरिस्ट है जो हमें कवर करने हैं, वो है डायस एंड ह्यूग्स। ठीक है, इन्होंने बहुत सिंपल सी छोटी सी लाइन बोली थी, थॉट और राइटिंग अबाउट लॉ। थॉट और राइटिंग अबाउट लॉ। ओके, तो ये सारी चीजें इन्होंने बोली थी। हमने जो बेसिक बेसिक ज्यूरिस्ट थे वो सारे इसमें हमने कवर कर लिए गए हैं। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी बताई, राइट। तो ये सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी किसने दी थी, रॉस्को पाउंड ने दी थी। ठीक है, इसी तरीके से क्योंकि हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है, ओके, तो हमको बहुत ज्यादा बेसिक्स में नहीं जाना कि हम पूरी पूरी थ्योरीज पढ़े बैठ के, हमको बस ये देखना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी है तो उस थ्योरी से किस पर्सन का नाम रिलेटेड है।
देखिए, सबसे पहले हमने एनालिटिकल स्कूल, आपको पता है उसमें हमने बेंथम पढ़े थे, ऑस्टिन पढ़े थे, कैल्सन पढ़े थे। कैल्सन नहीं पढ़ा था शायद हमने, हाँ। तो कैल्सन हम एनालिटिकल स्कूल में आके पूरे उनके बारे में पढ़ेंगे, पर मैं फिर भी कैल्सन के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ। कैल्सन कौन थे? एनालिटिकल स्कूल के काफी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, ठीक है। एनालिटिकल स्कूल के एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी जिसका नाम है ग्रनॉम थ्योरी। ग्रनॉम थ्योरी, ओके। सो ग्रनॉम थ्योरी क्या होता है? ग्रनॉम थ्योरी बेसिकली क्या होता है? ग्रनॉम थ्योरी बेसिस के बारे में बताती है कि बेसिक्स क्या हैं, ठीक है। एक नॉर्म जो कि सब फॉलो करें। ग्रंड नॉर्म मतलब जो बेसिक नॉर्म है जिसके बेसिस पे बाकी सारे लॉज बनाए जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको इसका दूं तो वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ जितने भी लॉज हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने चाहिए। अगर आपने आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें बहुत क्लियरली क्या लिखा हुआ है, जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 13 का, वो ये बोलता है कि ऐसा कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है, वो वॉइड हो जाएगा। क्लॉज 2 क्या बोलता है? ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा पार्लियामेंट जो कि अगेन पार्ट 3 का वॉयलेशन में हो, वो भी वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी हमारे कंट्री में लॉ अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन कर रहा है, तो क्या वो लॉ वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ का ग्रंड नॉर्म है। तो ग्रंड नॉर्म थ्योरी क्या है? जो बेसिक लॉ है, जिस लॉ के बिना दूसरे लॉज एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो होता है ग्रंड नॉर्म। तो ग्रंड नॉर्म आपको कैसे याद रखना है? कैल्सन की ग्रंड नॉर्म थ्योरी थी। जो दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है कैल्सन की, एक मिनट, वो है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का मतलब क्या था? बेसिकली प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में कैल्सन कहते हैं कि लॉ जो है इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय पॉलिटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी। लॉ को प्योर रखो आप, इनका ऐसे बोलना था कि लॉ शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द अदर आउटसाइड फैक्टर्स। अगर कोई चीज लॉ है तो वो लॉ है। लॉ शुड बी प्योर, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी अदर थिंग इन द कंट्री। ये थी कैल्सन की प्योर थ्योरी। आप नाम याद रखिए कि प्योर थ्योरी किसने दी थी? कैल्सन ने दी थी, ठीक है। ग्रनॉम थ्योरी किसकी है? कैल्सन की है। अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में, ठीक है। सोशियोलॉजिकल हम बाकी सारे स्कूल्स आगे आने वाली सारी क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। उसमें से हम अभी अभी हम क्या देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के नाम, ठीक है। ये थ्योरीज के नाम याद करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे जो एग्जाम है उसमें सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि ये थ्योरी किसने प्रोपाउंड करी थी, ठीक है। तो इसका जो हम जो बेसिकली सोशियोलॉजिकल स्कूल में हम देख रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जूरिस्ट है, जिनका नाम है हेरिंग, ठीक है। इनकी एक थ्योरी है सोशल इंटरेस्ट थ्योरी। सोशल इंटरेस्ट थ्योरी, आपको नाम से समझ में आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इंटरेस्ट थ्योरी, ठीक है, जो कि सोसाइटी के इंटरेस्ट में हो, वेलफेयर में हो, ठीक है। तो ये जो है ये सोशल इंटरेस्ट थ्योरी है। और हेरिंग के बारे में हम दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रख सकते हैं, आप प्लीज नोट डाउन करते जाइए मेरे साथ ये सारी चीजें, कि हेरिंग ही दिस पर्सन वाज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म। ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म। तो सोशलिज्म की हम जब भी बात करेंगे ना, हेरिंग आएंगे, ठीक है। अब सिमिलरली सोशलॉजिकल स्कूल की अनदर इंपॉर्टेंट पर्सन है ड्यूगेट। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं सोशल सॉलिडारिटी थ्योरी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सोशल सॉलिडारिटी थ्योरी का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है सोशल इंटरडिपेंडेंस, नॉट इंडिपेंडेंस, सोशल इंटरडिपेंडेंस। मैं सारी थ्योरीज को यहाँ सर्कल आउट कर रही हूँ, ओके।
ठीक है। व्हाट इज सोशल सॉलिडारिटी, मतलब कि इंटरडिपेंडेंस सोसाइटी, मतलब अगर सोसाइटी में 10 लोग रह रहे हैं तो वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए इनको साथ मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी में सोसाइटी के तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, सोशलिज्म फॉलो करना चाहिए। सोशलिज्म क्या होता है, मतलब वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑल टुगेदर, राइट। तो ये बेसिकली सोशल सॉलिडारिटी के बारे में बात करते थे, जिसका मतलब होता है इंटरडिपेंडेंस इन दी सोसाइटी। ठीक है, पाउंड के बारे में आपने देख ही लिया है, पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बात की थी। उसके बाद हम देखते हैं कॉम्टे। इन्होंने ऑर्गेनिक लॉ के बारे में बात की थी। इन्होंने बोला था लॉ ऑर्गेनिक है। ठीक है, अब ये इसका भी काफी सारा आपको मैं आगे जाके बात बताऊंगी कि ऑर्गेनिक थ्योरी कैसे आया। ठीक है, तो ऑगस्ट कॉम्टे एक बहुत अगेंस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जूरिस्प्रूडेंस में। हम सिर्फ और सिर्फ उन इम्पोर्टेंट जूरिस्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, हम ज्यादा जूरिस्ट के बारे में बात कर भी नहीं रहे। ठीक है, तो आपको ये सब तो याद करना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और उनकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। ठीक है, आपको जूरिस्प्रूडेंस में ये सब पता होना इंपॉर्टेंट है। सो ऑगस्ट कॉम्टे में क्या है कि इन्होंने बोला था लॉ इज ऑर्गेनिक, इनकी ये थ्योरी आपको करना इंपॉर्टेंट है। अब हम हिस्टोरिकल स्कूल में आ जाते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, इनका नाम आपने कई बार सुना होगा अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो, सैविग्नी। ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल के पर्सन थे ये। इन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल में काफी सारा काम किया था। अब इन्होंने क्या बोला था, विल ऑफ द पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इनकी थ्योरी है वॉल्कगीस्ट। काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि वॉल्कगीस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो वॉल्कगीस की जो थ्योरी है वो सैविग्नी द्वारा दी गई है। ठीक है, वॉल्कगीस का मतलब क्या होता है, विल ऑफ द पीपल, मतलब जो लोग चाहते हैं वो होगा। ठीक है, अगर हम आज के टाइम पे देखें तो क्या ये पॉसिबल है, बताइए। अब जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट आया, अब बाकी फार्मर्स का जो बिल आया था, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट था, ये सारी चीजें लोगों को नहीं पसंद थी। ठीक है, तो तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे ही वो लॉज जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं वो हम हटा देंगे। तो आज के टाइम में ये विल ऑफ द पीपल वाली स्टोरी इतनी नहीं चलती है। आजकल हम क्या देखते हैं कि जो लोगों के बेनिफिट में हो वो होगा, जो मैक्सिमम लोगों के बेनिफिट में हो। और जो ये किस इंसान ने कहा था मैक्सिमम लोगों के बेनिफिट में होगा, ये बेंथम की स्टोरी थी। ये बेंथम की मतलब बेसिकली कंसेप्ट था कि वो होना चाहिए जो कि मैक्सिमम लोगों के बेनिफिट में होगा। ठीक है, तो जो वॉल्केगीस्ट है ये किसकी कंसेप्ट था, ये सैविग्नी का कंसेप्ट था। और वॉल्केगीस्ट मतलब होता है विल ऑफ द पीपल। ये बोलते हैं कि लोगों की विल इंपॉर्टेंट है। और इनका एक और चीज कहना है कि एक ही चीज, वन लॉ कैन नॉट अप्लाई टू ऑल। ठीक है, तो आप एक ही लॉ को सब पे नहीं लगा सकते। कहावत है ना कि घाट घाट पे पानी बदलता है, इस तरीके से कि थोड़े थोड़े टाइम में आपको थोड़े थोड़े जगह के बेसिस पे उस लैंड पे क्या चल रहा है। एक सिटी है, 100 किलोमीटर पे दूसरी सिटी है, फिर 100 किलोमीटर पे तीसरी सिटी है, तो उन तीनों सिटीज की नीड्स अलग हैं, राइट। तो इनका क्या बोलना है कि वन लॉ विल नॉट अप्लाई टू ऑल, विल ऑफ द पीपल इज इंपॉर्टेंट, और वॉल्केगीस की थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है, अब हम अलग एक और ज्यूरिस्ट के बारे में बात करते हैं। हेनरी मैन। अब ये जो पर्सन है, इन्होंने बात की थी सोशल स्टेटस थ्योरी के बारे में। डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग। ठीक है, सोशल सोशल स्टेटस। ठीक है, सो व्हाट इज सोशल, इन्होंने बोला था कि सोशल स्टेटस, ये थ्योरी उन्होंने दी थी। इसके आगे हम बात करते हैं कुछ सोशल, देखिए इसमें आपको याद रखना है कि सोशल स्टेटस थ्योरी जो है वो हेनरी मैने की है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अगर आप बात करें, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी है,
God, why is this not working? Social contract theory was given by Grotius. ठीक है, तो इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. सोशल स्टेटस वाज गिवन बाय हेनरी मैने एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज गिवन बाय Grotius, Grotius. Okay, then we come to Puchta, Puchta. My pen is not working properly, so मैं spell कर देती हूँ इन सबको, okay, so that you can understand it clearly. यहाँ GR जो ग्रोशियस है, Grotius, इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. दिस इज कॉन्ट्रैक्ट, ओके, CONTRACT. सिमिलरली SOCIAL, सोशल स्टेटस. ओके, पुचता जो थे वो ये मानते थे जनरल विल वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट. हम ये देखेंगे, हमको बैलेंस करना पड़ेगा कि जनरल विल लोग क्या कह रहे हैं. जनरल विल में जनरल विल वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट. ठीक है, so there has to be, oh sorry guys, my pen is not working properly. I'll make sure next class में ये work करेगा properly. Okay, so basically यहाँ पे general will versus self interest है. तो हमें ये देखना है कि लोग की will क्या है और एक इंसान का क्या कहना है, उसका इंटरेस्ट क्या है. तो हमको बेसिकली एक बैलेंस क्रिएट करना है दोनों के बीच में. ओके, सो इस तरीके से ये चीज जो थी ये कही गई थी पुष्कर द्वारा. अब हम नेक्स्ट चीज पे आगे बढ़ते हैं. जस्ट 1 सेकेंड गाइस. Oh, is it working? Yeah. Okay, guys. So that's all for today's class. I'll make sure my pen works properly in the next class and we'll continue it in the next class. Okay. Thank you. Thank you so much.